हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बेटा आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अप्लाइड फिजिक्स 1 ग्रुप ए के स्टूडेंट्स के लिए यूनिट 5 जो अपना प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर है उसका लेक्चर नंबर 5। इससे पहले के क्लास में हम लोगों ने अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग जो भी डिस्कस किया है उसमें स्ट्रेस, स्ट्रेन, स्ट्रेस के टाइप, स्ट्रेन के टाइप, हुक्स लॉ और देन आफ्टर हम एक ग्राफ आपको बताए थे रिलेशन बिटवीन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, हुक्स लॉ में मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, और फिर स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में जो ग्राफ बनता है। अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं विस्कोसिटी के बारे में। तो अपना हेडिंग लगा लिया जाए, टॉपिक पुट कर लिया जाए। हम लोग आज डिस्कस करेंगे विस्कोसिटी, विस्कोसिटी के बारे में। अपना टॉपिक है आज का विस्कोसिटी। अब देखो बच्चा लोग समझो कि ये विस्कोसिटी क्या होता है। बेटा जैसे एक सॉलिड दूसरे सॉलिड के ऊपर मूव करता है, कोई भी एक सॉलिड बॉडी दूसरे सॉलिड बॉडी के ऊपर मूव करता है तो उसके कॉन्टैक्ट सरफेसेज के बीच में जो फोर्स लगता है मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में, उस फोर्स को हम लोग बोलते हैं फ्रिक्शन। पक्का बात है। अब जो काम फ्रिक्शन सॉलिड बॉडीज के कॉन्टैक्ट सरफेसेज के बीच में करता है, बिल्कुल वही काम विस्कोसिटी लिक्विड के दो सटे जो लेयर्स होते हैं एक के बाद एक, दो लेयर्स के बीच में करता है। एक्चुअली जो लिक्विड है वो लेयर बना बना के बहता है। लिक्विड फ्लोज लेयर वाइज, लिक्विड लेयर बना के फ्लो करता है। अब एक लिक्विड दूसरे लिक्विड के ऊपर अगर मूव कर रहा है तो उनके कॉन्टैक्ट सरफेसेज के बीच में जो फोर्स लगता है मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में, उसी फोर्स को हम लोग बोलते हैं विस्कस फोर्स। और ये जो पूरा फेनोमेनन आपको समझ में आया, इसी फेनोमेनन को बोला जाता है विस्कोसिटी। विस्कोसिटी को आप बोल सकते हैं कि ये लिक्विड का एक प्रॉपर्टी है विस्कोसिटी, जिसकी वजह से लिक्विड जब लेयर वाइज बहता है तो मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में उसके दो लेयर्स के बीच में एक फोर्स लगता है, विस्कस फोर्स। ठीक है। अब वो जो फोर्स होता है वो मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। इस कंप्लीट फेनोमेनन को हम लोग बोलते हैं विस्कोसिटी। ठीक है। डेफिनेशन हम लिख दे रहे हैं आपके लिए कि विस्कोसिटी क्या होता है। द प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड, या आप गैस भी बोल सकते हो, पूरा फ्लूइड समझ सकते हो। द प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड ड्यू टू विच it exert an opposing force, it exert an opposing force between its two layers, during the flow. The property of liquid due to which it exert an opposing force between its two layers during flow is called viscosity. ठीक है, is called viscosity. लिक्विड के इसी प्रॉपर्टी को क्या बोला जाता है? विस्कोसिटी बोला जाता है। अच्छा, जो फोर्स मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है उसको हम लोग विस्कस फोर्स बोलते हैं। ठीक है जी। द फोर्स विच acts in the opposite direction, the force which acts in the opposite direction, of relative motion between the contact surfaces of two layers of liquid, between the contact surfaces of two layers of liquid is called viscous force. ठीक है। अब डेफिनेशन हम आपके लिए लिख दिए हैं, आपको समझ में आना चाहिए बढ़िया से कि बच्चा मेरा जैसे एक सॉलिड बॉडी दूसरे सॉलिड बॉडी के ऊपर मूव करता है तो उसके कॉन्टैक्ट सरफेसेस में मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स लगता है उसको हम लोग विस्कस फोर्स बोलते हैं, उसको हम लोग फ्रिक्शन बोलते हैं।
सेम काम जो सॉलिड बॉडी के कांटेक्ट सरफेस के बीच में फ्रिक्शन करता है, बिल्कुल वही काम जब लिक्विड लेयर बना के बहता है, एक के बाद एक लेयर बना के बहता है, तो लिक्विड के दो लेयर्स के बीच में जो अपोजिंग फोर्स लगता है उसको हम लोग बोलते हैं विस्कस फोर्स, ठीक है। और लिक्विड के इस प्रॉपर्टी को बोला जाता है विस्कोसिटी। मतलब जो काम सॉलिड के कांटेक्ट सरफेसेस के बीच में फ्रिक्शन करता है, बिल्कुल वही काम, वही रोल कौन प्ले करता है? विस्कस फोर्स प्ले करता है बिटवीन द टू लेयर्स ऑफ लिक्विड। ओके, इसको आप राइट कीजिए, फिर हम आगे समझाते हैं इसके बारे में आपको डिटेल। राइट इट फास्ट। ओके, आप लोग राइट कर लिए होंगे, स्क्रीनशॉट तो पक्का ले लिए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग सीखेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, ठीक है। हेडिंग डाल लिया जाए, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। अब ये न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी क्या है भाई, समझिए। अभी हम आपको बताया बच्चा लोग कि जो लिक्विड है वो लेयर वाइज बहता है, ठीक है ना। लिक्विड हमेशा लेयर वाइज बहता है, एक के बाद एक लेयर। एकदम एक प्रैक्टिकल एग्जांपल दे रहे हैं, कोई बुक का एग्जांपल नहीं, एकदम हम लोग बिहारी स्टाइल में फील करने के लिए दे रहे हैं। बेटा मान लो कोई नदी है, तो नदी ना सूखे कंडीशन में जब उसमें पानी नहीं होता है, तब आप देखे हो जो बॉटम में होता है उसका, नदी के बॉटम में ईंटा पत्थर बालू यही सब होता है, मिट्टी मिट्टी होता है। अब जब उसमें लिक्विड बह रहा है तो जो सबसे नीचे का जो लेयर है वो डायरेक्ट सॉलिड के कांटेक्ट में होता है, तो उसका वेलोसिटी, उसकी स्पीड सबसे कम होगी। उसके ऊपर का जो लेयर होगा लिक्विड का, उसका स्पीड उससे ज़्यादा होगा। उसके ऊपर का जो लेयर होगा उसका स्पीड उससे ज़्यादा होगा। उसके ऊपर का जो लेयर होगा उसका स्पीड उससे ज़्यादा होगा। और इसी तरह से जब आप बॉटम से टॉप में जाओगे तो टॉप लेयर में जो लिक्विड का वेलोसिटी होगा वो सबसे ज़्यादा होगा। तो लिक्विड का एक लेयर दूसरे लेयर के ऊपर जब मूव करता है तो उनके कांटेक्ट सरफेसेस में बिटवीन टू लेयर्स ऑफ लिक्विड एक अपोजिंग फोर्स लगता है, जिसको हम लोग विस्कोसिटी बोलते हैं, विस्कस फोर्स बोलते हैं। न्यूटन साहब ने उस विस्कस फोर्स के बारे में ये बताया कि दो लिक्विड के लेयर्स के बीच में जो विस्कस फोर्स लगता है वो कांटेक्ट एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब लिक्विड के दो लेयर्स के बीच में जितना ज़्यादा एरिया ऑफ कांटेक्ट होगा, विस्कस फोर्स उतना ज़्यादा लगेगा। और दूसरा उन्होंने बोला कि वेलोसिटी ग्रेडियंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अभी एक एक स्टेप यहाँ पे समझ में आपको आएगा। अब आप समझिए 2 डायमेंशन में हम फिगर बना रहे हैं, आपको फील करना है 3 डायमेंशन में। जैसे आप मान लो लिक्विड का ये एक लेयर है, ठीक है, और ये लिक्विड का दूसरा लेयर है। भाई इस तरह से ये लिक्विड मूव कर रहा है, ठीक है, ये इस तरह से लिक्विड आगे मूव कर रहा है, फ्लो कर रहा है, लेयर बना बना के एक के ऊपर एक लेयर, ठीक है। अब यहाँ पे ए से हम बनाएंगे एरिया ऑफ कांटेक्ट। ए बोले तो एरिया ऑफ कांटेक्ट बिटवीन द टू सरफेसेस ऑफ टू लेयर्स ऑफ लिक्विड। ओके, हम मान लेते हैं कि इस लेयर का वेलोसिटी v है, तो पक्का इससे ऊपर वाला लेयर का वेलोसिटी इससे कुछ ज़्यादा होगा, v प्लस dv मान लेते हैं। अच्छा, इन दोनों लेयर्स के बीच का जो डिस्टेंस है या लेयर का जो थिकनेस है उसको हम dx मान रहे हैं। ओके जी, तो जब एक लेयर के ऊपर दूसरा लेयर बहेगा तो इनके मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगा, जिस फोर्स को हम लोग बोलते हैं विस्कस फोर्स। ये है हमारा विस्कस फोर्स, ठीक है। तो ये जो विस्कस फोर्स है F, दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ कांटेक्ट बिटवीन द टू सरफेसेस ऑफ लिक्विड। एंड दूसरा, दिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dv बाई dx। ये जो बेटा dv है इसका वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड होगा, उसका 12 मीटर पर सेकेंड, तो dv का वैल्यू 2 मीटर पर सेकेंड हो गया। मतलब इससे 2 मीटर पर सेकेंड ऊपर वाला ज़्यादा स्पीड में बह रहा है। ये जो dv बाई dx है, मतलब वेलोसिटी बाई डिस्टेंस, इसको हम लोग बोलते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट। इसको क्या बोला जाता है? वेलोसिटी ग्रेडियंट बोला जाता है। ओके जी, अब ना यहाँ थोड़ा स्टॉप करते हैं टॉपिक को, कुछ कॉमन बातें कर लेते हैं। बच्चा लोग, ये जो ग्रेडियंट शब्द है ना, ये फिजिक्स में किसी भी वर्ड के बाद में लग सकता है।
जैसे कि आपको इंग्लिश में पता है सफिक्स और प्रीफिक्स के बारे में। सफिक्स किसी वर्ड के बाद में लगता है और प्रीफिक्स किसी वर्ड के पहले अटैच होता है और उस वर्ड का मतलब बदल देता है। जैसे बॉय मेस लग गया तो बॉयज हो गया, बॉय माने एक लड़का, बॉयज मीन्स बहुत सारे लड़के। उसी तरह से ऑनेस्ट से पहले अगर डिस लग गया तो उसका मतलब बदल दिया, मीनिंग चेंज कर दिया। ऑनेस्ट माने ईमानदार, डिसऑनेस्ट माने बड़का बेईमान, तो मतलब तो चेंज हो गया। उसी तरह से जैसे प्रीफिक्स पहले लगने वाला, सफिक्स बाद में लगने वाला, उसी तरह से बच्चा लोग ये जो वर्ड है ग्रेडियंट, ये बच्चा फिजिक्स में एक सफिक्स है जो किसी भी वर्ड के बाद में लग सकता है। जैसे जैसे आप बड़े होंगे नए नए वर्ड सीखेंगे। आप अभी वेलोसिटी ग्रेडियंट सीखे तो वेलोसिटी ग्रेडियंट का क्या मतलब है, वेलोसिटी बटा डिस्टेंस, वेलोसिटी बाय डिस्टेंस। इसी तरह से मान लो अगर मैं आपको बोलता हूँ प्रेशर ग्रेडियंट तो प्रेशर बाय डिस्टेंस। अगर मैं आपको बोलता हूँ एनर्जी ग्रेडियंट तो एनर्जी बाय डिस्टेंस। ग्रेडियंट सब जिसमें लगा उसको आपको ना सिंपली डिस्टेंस से, लेंथ से डिवाइड करना है, वो ग्रेडियंट बन जाएगा। ओके जी। अब यहाँ आपके सामने दो इक्वेशंस हैं। अगर आप इन दोनों इक्वेशंस को कंबाइन करते हो, ये इक्वेशन 1 है आपका, ये इक्वेशन 2 है, इन दोनों इक्वेशन को हम सिंपली कंबाइन कर लेते हैं। कंबाइनिंग बोथ इक्वेशंस, कंबाइनिंग बोथ इक्वेशंस, दोनों इक्वेशन को जब आप कंबाइन करेंगे तो f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a इंटू dv बाई dx। अब बच्चा लोग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाने के लिए बचपन से आप एक ही काम करते आए हो, आप कोई ना कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई करोगे। तो f इज इक्वल टू ईटा a इंटू डी बाई डी एक्स। ये फाइनल फॉर्मूला निकल के आता है विस्कस फोर्स का, जहां पे ये जो ईटा है मेरा बच्चा, वेयर दिस ईटा इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। इस ईटा को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ओके जी, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी बोला जाता है। यहाँ से अगर आप ईटा का फॉर्मूला निकालना चाहते हैं कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का, तो ईटा बराबर ये देखिए dx जाके उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा f dx डिवाइडेड बाई a इंटू dv। ये कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का आपको फॉर्मूला मिल गया। अब कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का फॉर्मूला है आपके पास, अब इसका यूनिट एंड एवरीथिंग आपको जानना होगा। फिलहाल ये जो स्टेटमेंट आया यहाँ पे विस्कस फोर्स का, दिस f स्टैंड फॉर, ये जो f है बच्चा लोग, ये f है आपका विस्कस फोर्स। कैसा फोर्स है ये, ऊपर लिखा हुआ है यहाँ पे देखो, विस्कस फोर्स का फॉर्मूला है। ठीक है, ये जो स्टेटमेंट है इसी को बोला जाता है न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। ओके, राइट किया जाए, फिर आगे हम आपको इसका एक्सप्लेन करते हैं कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के बारे में। चलो आई थिंक आप लोग लिख लिए होंगे। तो लेफ्ट साइड वाला टर्म्स को डिलीट करते हैं क्योंकि अब अपने को चाहिए यूनिट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ओके जी, तो अब हम लोग सीखने वाले हैं ऐसा यूनिट ऑफ, यूनिट लिख देते हैं, ऐसा यूनिट, सारा यूनिट सिखा देंगे। यूनिट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, यूनिट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ध्यान से देखिए, उधर फॉर्मूला लिखा हुआ है ऑलरेडी, ईटा बराबर f इंटू डी एक्स डिवाइडेड बाई a इंटू डी वी। चलो सबसे पहले हम लोग इसके एसआई यूनिट की बात कर लेते हैं। एसआई यूनिट ऑफ ईटा मतलब कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, तो सबका ऐसा यूनिट पुट करो। फोर्स का ऐसा यूनिट हो गया भाई न्यूटन, dx का ऐसा यूनिट मीटर, डिवाइडेड बाई एरिया का मीटर स्क्वायर इंटू dv मतलब वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी मीटर पर सेकंड। जो टर्म कैंसिल होता है आप उसको कैंसिल कीजिए, मीटर से मीटर कैंसिल। फाइनली जो आया ये आया न्यूटन, सेकंड तो ऊपर चल जाएगा, मीटर जाएगा तो मीटर का पावर -2 सेकंड, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर सेकंड। इसको क्या पढ़ेंगे, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर सेकंड। इसको बोला जाता है डेका पॉइज।
क्या बोला जाता है इसको? डेकापॉइज। मतलब 1 डेकापॉइज बराबर 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर सेकंड। 1 डेकापॉइज बराबर 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर सेकंड। ओके जी। ऐसा यूनिट में ये वाला ज़्यादा फेमस है। ऐसा यूनिट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इज डेकापॉइज। चलिए अब इसको सीजीएस यूनिट में कन्वर्ट करके देखते हैं कि सीजीएस यूनिट में क्या बात बनता है, क्या इसका यूनिट निकल के आता है। अगर मान लो कि इसको सीजीएस यूनिट में अपने को चेंज करना है, डेकापॉइज को सीजीएस यूनिट में चेंज करना है, तो 1 डेकापॉइज बराबर अभी आप लिखे हो 1 न्यूटन मीटर का पावर -2 सेकेंड। अब मान लो कि आप इसको सीजीएस यूनिट में चेंज करना चाहते हैं, तो सारे टर्म्स को सीजीएस यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो देयरफॉर 1 डेकापॉइज बराबर 1 न्यूटन का मतलब 10⁵ डाइन, मीटर का मतलब 100 सेंटीमीटर बट पावर -2 है, और उसके बाद सेकंड। ये हो गया बच्चा लोग 10⁵ डाइन इंटू 100 का पावर -2 मतलब 10 का पावर -4 सेंटीमीटर का पावर -2 इंटू सेकेंड। अब देखो 10 का पावर 5 और 10 का पावर -4, ये 10 का पावर 5, ये 10 का पावर -4, ये हो गया 10 बस। यहाँ से मिला आपको 9 सेंटीमीटर का पावर -2 सेकेंड। ये जो 9 सेंटीमीटर का पावर -2 सेकेंड है, दिस टर्म, इसको बोला जाता है पॉइज। क्या बोला जाता है? पॉइज बोला जाता है सीजीएस यूनिट में। मतलब बच्चा लोग कि 1 डेकापॉइज बराबर फाइनली आपको क्या रिजल्ट मिला? 1 डेकापॉइज बराबर 10 पॉइज। 1 डेकापॉइज बराबर 10 पॉइज। अच्छा, यहाँ जो डेकापॉइज है, ये डेकापॉइज आपका बेटा एसआई यूनिट है, ठीक है जी। और ये जो पॉइज है वो आपका कैसा यूनिट है? वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कि व्हाट इज द एसआई यूनिट, क्योंकि आपको ऑप्शंस देते हैं। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी? डेकापॉइज। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ सीजीएस यूनिट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी? पॉइज। 1 डेकापॉइज इक्वल टू हाउ मच पॉइज? 1 डेकापॉइज बराबर 10 पॉइज। और कैसे आया ये पूरे डिटेल में हमने आपको यहाँ पे समझाया है। आप इसको बढ़िया से राइट कीजिए, फिर अगले टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। राइट इट फास्ट। आई थिंक आप लोग लिख लिए होंगे। एक छोटा सा न्यूमेरिकल है, उसको भी देख लेते हैं क्या बोलता है। देखिए, एक क्वेश्चन पूछा आपसे इसी टॉपिक से रिलेटेड, हम क्वेश्चन लिख दे रहे हैं आपके लिए। ये एक क्वेश्चन है, अ प्लेट ऑफ मेटल, अ प्लेट ऑफ मेटल
100 सेंटीमीटर स्क्वायर, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर in area rest on a layer of aisle 2 mm thick, ओके जी, whose coefficient of viscosity is 15.5 poise, whose coefficient of viscosity is 15.5 poise. Calculate the horizontal force required to move the plate, under स्पीड, विद लिख देते हैं, विद अ स्पीड ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब यहाँ पे समझिए, जो गिवन इन्फॉर्मेशन है उसके बारे में बढ़िया से हम लोग समझ लेते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन में बोल रहा है बेटा कि अ प्लेट ऑफ मेटल 100 सेंटीमीटर स्क्वायर इन एरिया, इसका एरिया कितना दे दिया? 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। रेस्ट ऑन अ लेयर ऑफ आयल ऑफ 2 सेंटीमीटर थिकनेस, थिकनेस कितना दे दिया? 2 सेंटीमीटर। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी सीजीएस यूनिट में दिया है 15.5 पॉइज। आपको बताना है फोर्स का वैल्यू, और स्पीड कितना दिया है? 30 मीटर पर सेकेंड। अभी मैंने आपको एक फॉर्मूला पढ़ाया, F इज इक्वल टू ईटा इंटू ए इंटू डी वी बाई डी एक्स। ठीक है जी। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले तो आप यूनिट पे फोकस करो। सेंटीमीटर स्क्वायर सीजीएस में है, पॉइज ये भी सीजीएस में है, ये दोनों सीजीएस में है, एंड 2 mm थिकनेस, इसको मीटर में चेंज करना पड़ेगा, तो थिकनेस हमारा dx होता है। ठीक है ना। समझो अभी जो मैंने सीन बताया था, हम आपको इस तरह का सीन बना के समझाए थे कि मान लो ये लिक्विड बह रहा है, यहाँ पे वेलोसिटी v है, ये है v प्लस dv, तो यहाँ जो dv का वैल्यू दे दिया है, dv का वैल्यू दिया आपका 30 मीटर पर सेकेंड। इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है dx, ये डिस्टेंस dx बराबर, dx कितना दिया देखिए 2 mm, तो इसको सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 2 इंटू 10 का पावर -1 सेंटीमीटर। उसके बाद बच्चा लोग स्पीड v का वैल्यू दे दिया है 30 मीटर पर सेकेंड। एरिया कितना दिया है? ये जो कांटेक्ट एरिया है इसका वैल्यू दिया है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड ईटा का वैल्यू क्वेश्चन में दे दिया है 15.5 सीजीएस यूनिट में पॉइज। ओके, चलो वैल्यू पुट करते हैं सबका। सबसे पहले ईटा का वैल्यू 15.5 इंटू एरिया सीजीएस में ऑलरेडी 100, dx कितना देखो dv 30 मीटर पर सेकेंड, तो 30 इंटू 100 सेंटीमीटर पर सेकेंड में, डिवाइडेड बाई dx का वैल्यू बच्चा लोग, तो dx का वैल्यू 2 mm, तो 2 इंटू 10 का पावर -1। इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिए। चलिए सॉल्व करते हैं। तो ये हो गया, देखो पहले तो 2 से हम 30 को कैंसिल कर देते हैं। 2 से 30 कैंसिल हो गया 15 टाइम में, 15 को इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। 15 × 75 के 5, हाथ में रहा 7, 15 × 75 और 7, 15 75 और 5 80, 2 82 के 2, हाथ में रहा 8, 15 का एक बार 15 और 8 कितना हो गया बोलो? 15 5 20 3 23, ये 23,
अच्छा जी, 1 डिजिट लेफ्ट से 1 डिजिट इनटू, अब 10 वाला सॉल्व करते हैं। देखिए 10 का पावर 2, 10 का पावर 2, 10 का पावर 4, ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 10 का पावर 5। अच्छा, सारा कुछ सीजीएस यूनिट में है तो फोर्स का यूनिट क्या हो गया, 9 हो गया। राइट किया जाए फास्ट। राइट कर लिए, आगे बढ़ा जाए। राइट कीजिए, कहीं पे कोई प्रॉब्लम आता है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कर सकते हैं। आई थिंक आप लोग राइट कर लिए होंगे। अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन विस्कोसिटी। ठीक है, हेडिंग लगा लेते हैं। अब हम लोग डिस्कस करेंगे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन विस्कोसिटी। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन विस्कोसिटी मतलब विस्कोसिटी पे टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है। बच्चा लोग, हम आपको बोले कि ये जो विस्कोसिटी की प्रॉपर्टी होती है ये लिक्विड में भी पाया जाता है और गैस में भी पाया जाता है। तो बेटा यहाँ से आपको ऑब्जेक्टिव के लिए बढ़िया से ध्यान में एक बात रखना पड़ेगा कि अगर आप लिक्विड के विस्कोसिटी की बात करते हैं तो जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो लिक्विड का विस्कोसिटी बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो लिक्विड का विस्कोसिटी घटेगा। लेकिन गैस में जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो लिक्विड का विस्कोसिटी बढ़ेगा। ठीक है, अब यहाँ से थोड़ा सेपरेट करके हम ऑब्जेक्टिव के लिए एक बात आपको मैसेज देना चाह रहे हैं। फॉर लिक्विड, एकदम अलग अलग करके समझ लो, क्लियर कट अंदाज में। फॉर लिक्विड, ठीक है, विस्कोसिटी जो होता है अपना या कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर। स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर मीन्स विस्कोसिटी ये देखिए इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, डिक्रीजेज विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर, ठीक है जी। एंड इसका उल्टा बात भी सही है, तो एंड हम इसको यहाँ पे लिख सकते हैं वाइस वर्सा, मतलब इसका उल्टा भी सही है। इसका मतलब कि जब टेम्परेचर घटाएंगे तो विस्कोसिटी बढ़ेगा, स्क्वायर रूट का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। लेकिन बच्चा लोग, अगर आप गैस का बात करते हो, फॉर गैस, ठीक है, तो यहाँ पे आपको माइंड में रखना पड़ेगा विस्कोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, मीन्स विस्कोसिटी इंक्रीजेज, बढ़ता है, विस्कोसिटी इंक्रीजेज विथ द राइज इन या विथ द इंक्रीज इन टेम्परेचर। मीन्स जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते हो वैसे वैसे गैस का विस्कोसिटी बढ़ता है। तो ये दोनों ही बातें आपको ऑब्जेक्टिव के लिए माइंड में रखना है। सबसे पहले लिक्विड के केस में आपको ये माइंड में रखना है कि लिक्विड के लिए जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उसका विस्कोसिटी घटता है। किस रिलेशन में घटता है भाई? विस्कोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर। बट अगर हमारा फ्लूइड गैस है, क्योंकि गैस में भी विस्कोसिटी वैलिड है, गैस भी लेयर वाइज बहता है, उनके लेयर्स के बीच में जो फोर्स लगता है उसको विस्कस फोर्स बोलते हैं, तो वहां भी कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी डिफाइंड है। तो गैस के लिए कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर। मीन्स विस्कोसिटी इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर एंड वाइस वर्सा। इसका उल्टा भी सही है, एंड वाइस वर्सा। तो ऑब्जेक्टिव के लिए ये दोनों बातें आपको माइंड में रखना है। राइट कीजिए फास्ट।
आई थिंक आप लोग लिख लिए होंगे। चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं फ्लूइड और उसका मोशन। हेडिंग डाला जाए फ्लूइड। देखो बच्चा लोग, फ्लूइड का एकदम शॉर्ट एंड स्वीट बेहतरीन सा डेफिनेशन हम आपको देंगे। द सब्सटेंस विच कैन फ्लो इज कॉल्ड फ्लूइड। वैसा सब्सटेंस जो बह सकता है, फ्लो कर सकता है, उसको हम लोग फ्लूइड बोलेंगे। पक्का बात? तो भाई फ्लो कौन कर सकता है? सॉलिड तो फ्लो कर नहीं सकता, बिकॉज इसका शेप, साइज, वॉल्यूम, एवरीथिंग इज फिक्स्ड। बट लिक्विड एंड गैस ऐसा है जिसका शेप एंड साइज फिक्स नहीं होता है, दे कैन फ्लो। तो फ्लूइड मीन्स ऑल लिक्विड एंड ऑल गैसेस। द सब्सटेंस विच कैन फ्लो इज कॉल्ड फ्लूइड। तो वह कौन सकता है जिसका शेप एंड साइज फिक्स नहीं है? तो शेप एंड साइज फिक्स किसका नहीं है? शेप एंड साइज फिक्स नहीं है लिक्विड का, शेप एंड साइज फिक्स नहीं है गैस का। सो द गैस एंड लिक्विड आर फ्लूइड। ठीक है, तो वेरी शॉर्ट एंड स्वीट सा डेफिनेशन हम आपके लिए लिख देते हैं। एक्चुअली यार डेफिनेशन लिखने का मन नहीं करता, तो आप लोग के लिए लिखना पड़ता है, क्योंकि आप ना कमेंट करने लगते हो सर डेफिनेशन। बच्चों मैं जैसा आप डिमांड करते हो बिल्कुल उसी हिसाब से मैं काम करता हूँ। एंड मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा बेटा, प्लीज़ इन्हेंस योरसेल्फ, अपने आप को इन्हेंस करो। डेफिनीशन और ये सब आप इंजीनियरिंग के बंदे हो यार, आप साइंस के बंदे हो, इंजीनियरिंग करना है आपको, आप एक इंजीनियर हो। तो डेफिनीशन ये सब कौन तेरे से पूछने जा रहा है, लेकिन फील आना चाहिए, और फील तो मैं करवा ही देता हूँ। अब आपकी कॉपी में एकदम एक्यूरेट डेफिनेशन के लिए मुझे लिखना पड़ता है, और मैं लिखने जा रहा हूँ। तो फ्लूइड का डेफिनेशन क्या होगा? वेरी सिंपल, द substance which can flow, the substance which can flow is called fluid. The substance which can flow is called fluid. वैसा सब्सटेंस जो बह सकता है उसको फ्लूइड बोलेंगे। वेरी सिंपल। एग्जाम्पल में कोई नाम वाम देने का जरूरत नहीं है, डायरेक्ट लिख देते हैं एग्जाम्पल में, ऑल लिक्विड एंड ऑल गैसेस। ऑल लिक्विड एंड ऑल गैसेस, सारे के सारे लिक्विड एंड सारे के सारे गैस। ऑल लिक्विड एंड ऑल गैसेस, बिकॉज ऑल लिक्विड एंड ऑल गैसेस कैन फ्लो, That's why all liquid and all gases are fluid। ठीक है, इसको आप जल्दी से लिख लीजिए। आई होप आप लोग लिख लिए होंगे, नहीं तो वीडियो को पॉज करके तो लिख ही सकते हो। यू हैव ए ऑप्शन। कोरोना काल में जो मिला है अपने लोग को ना ऑनलाइन टीचिंग, दिस इज द सबसे घटिया प्रोसेस ऑफ टीचिंग। दिस इज नॉट द प्रोसेस ऑफ टीचिंग। बस खाना पूर्ति बेटा, आप भी समझते हो, मैं भी समझता हूँ। द बेस्ट मेथड ऑफ टीचिंग कि गुरु शिष्य के सामने हो, उसके हर प्रॉब्लम्स पे मैं ऑन टाइम काम कर सकूं। अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ, कोई नहीं है, तन्हाई में हूँ, आप हो, आप भी कोई नहीं है। आप अपना अभी जो आपके अंदर प्रॉब्लम जनरेट होगा, आप मेरे से नहीं पूछ सकते, ना डिस्कस कर सकते, आप कमेंट करोगे। पता नहीं मैं कब कमेंट देखूँगा, कब मैं आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भेजूँगा, वो भी मैं विजिबल तो हूँ नहीं। मैं भेजूंगा तो आपको मे बी कि समझ आए या ना आए। तो दिस इज़ द वर्स्ट गिफ्ट ऑफ कोरोना जो कि अपने लोग को मिला है। बट क्या कर सकते हैं, यही अभी का ट्रेंड है, फुलफिल करना पड़ेगा। कोई नहीं, सदैव आपके साथ मैं, आपका टीचर, योर फेवरेट वन। चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्लूइड के बारे में हमने आपको बताया कि ऑल द सब्सटेंस विच कैन फ्लो इज कॉल्ड फ्लूइड। अब बेटा हम लोग डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ फ्लो के बारे में। टाइप्स ऑफ फ्लो मतलब जो फ्लूइड बहता है वो किस किस टाइप से बहता है।
ठीक है ना, जो फ्लूइड फ्लो कर रहा है, बह रहा है, जो बहता है उसको फ्लूइड बोलते हैं। तो जब वो बह रहा है, फ्लो कर रहा है, तो उसके बहने की टाइप्स क्या है, व्हाट इज द टाइप ऑफ फ्लो। तो टाइप ऑफ फ्लो में सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट जो टाइप हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है अपना स्ट्रीम लाइन फ्लो। स्ट्रीम लाइन फ्लो को एक और नाम से पुकारते हैं, जानते हैं, एसटीडी फ्लो। स्ट्रीम लाइन फ्लो या एसटीडी फ्लो, दोनों ही नाम लिख लीजिए आप, काम आएगा कभी ना कभी। स्ट्रीम लाइन फ्लो एंड एसटीडी फ्लो। डेफिनेशन तो हम लिख देंगे, पहले थोड़ा फील करते हैं, जो कि ज़्यादा ज़रूरी है। डेफिनेशन भी मैं लिखूंगा आपके लिए। यहाँ पे समझिए, ये बच्चा लोग हम एक पाइप बनाए हैं, ठीक है जी, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है और इधर भी पाइप का ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है बेटा। अब मान लो कि कोई लिक्विड इससे फ्लो कर रहा है, यहाँ से लिक्विड इंटर किया ऐसा, ठीक है, और ये इस तरह से बहता हुआ इस तरह से यहाँ से बाहर आ गया। ये लिक्विड जब फ्लो कर रहा है तो समझिए, लिक्विड जब यहाँ से फ्लो करना स्टार्ट किया तो हम कुछ पॉइंट्स बना लेते हैं। मान लो कि ये पॉइंट ए है हमारा, इस पॉइंट पे लिक्विड का जो वेलोसिटी है, जस्ट फोकस, लिक्विड का जो वेलोसिटी है किसी एक पार्टिकुलर पॉइंट पे कांस्टेंट होना चाहिए, तब उस फ्लो को हम लोग बोलते हैं स्ट्रीम लाइन फ्लो या एसटीडी फ्लो। लिक्विड यहाँ से बहना स्टार्ट किया, ये इस तरह से जा रहा है, लिक्विड का जो फर्स्ट पार्टिकल है, जो पहला पार्टिकल है, वो अगर ए पॉइंट पे पहुंचा तो उसके वेलोसिटी का ये डायरेक्शन है, वेलोसिटी एट ए, और कुछ स्पीड रहा होगा इसका, मान लो 20 मीटर पर सेकेंड। तो अब इस पॉइंट ए पे आने वाले अगर सारे फ्लूइड पार्टिकल का वेलोसिटी कांस्टेंट हो गया, तब हम इस टाइप के फ्लो को बोलते हैं स्ट्रीम लाइन फ्लो। मतलब सच फ्लो ऑफ लिक्विड इन विच ऑल द फ्लूइड पार्टिकल passes a particular point with constant velocity। एंड वेलोसिटी मैंने बोला तो आपको पता है कि वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों में सेम होना चाहिए। मतलब इस पॉइंट पे आने वाला जो फ्लूइड पार्टिकल है, कोई भी फ्लूइड पार्टिकल जो इस पॉइंट पे आ रहा है, उसका वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड ही होना चाहिए और उसका स्पीड भी बिल्कुल पहले वाले क्वांटिटी की तरफ होना चाहिए। मैंने बोला वेलोसिटी कांस्टेंट, वेलोसिटी क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए एट एनी पार्टिकुलर पॉइंट, किसी एक निश्चित बिंदु पे, एट एनी पार्टिकुलर पॉइंट। अब भाई ये पाइप जो है ये वेरिएबल क्रॉस सेक्शनल एरिया का है, तो बॉयज़ तो पक्का ये एक्सपेरिमेंट किए होंगे, अगर गर्ल्स नहीं किए तो आप भी कर लो बेटा। ट्यूब है, एक नल है, नल से पानी गिर रहा है, उसको थोड़ा पकड़ के ऐसे दबा लो, ठीक है ना, थोड़ा सा उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया को कम कर दो, लिक्विड की स्पीड बढ़ जाएगी। बाइक वाइक धोने के टाइम में हम लोग पाइप लगा के यूँ हो धूम टाइप से बाइक धोते हैं, तो जब आप बाइक धोते हो, जब आप ट्यूब से पानी डाल रहे हो कहीं पे, तो आप उस ट्यूब को पकड़ के, पाइप को पकड़ के अगर ऐसे दबाते हो जहाँ से पानी निकल रहा है, तो लिक्विड का स्पीड बेटा बढ़ जाता है। मतलब जहाँ पे क्रॉस सेक्शनल एरिया कम होता है वहाँ पे लिक्विड का प्रेशर, लिक्विड का स्पीड बढ़ जाता है। बाद में मैं बताऊँगा कि इसको हम लोग इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी बोलते हैं। फिलहाल आप देखिए कि लिक्विड वेरिएबल क्रॉस सेक्शनल एरिया का है। भाई ए पॉइंट पे जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ये है क्रॉस सेक्शनल एरिया ए पॉइंट पे। अब आगे बढ़ रहे हैं जैसे जैसे, तो लिक्विड का क्रॉस सेक्शनल एरिया चेंज हो रहा है। अब मान लो कि हम एक पॉइंट यहाँ पे लेते हैं बी पॉइंट, तो बी पॉइंट पे पहला जो लिक्विड का पार्टिकल था वो जब पहुंचा यहाँ पे, तो उसका वेलोसिटी मान लेते हैं, वेलोसिटी एट बी, इसका स्पीड था 30 मीटर पर सेकेंड, और बिल्कुल जो एरो मैंने बनाया उस एरो की तरफ वो चल रहा था। तो बी पॉइंट पे पहुंचने वाले सारे लिक्विड का, ऑल फ्लूइड पार्टिकल का वेलोसिटी कांस्टेंट होना चाहिए, मतलब उसका स्पीड 20 मीटर पर सेकंड चाहिए और हर पार्टिकल इसी एरो की तरफ जाना चाहिए, तब इस फ्लो को बोला जाएगा स्ट्रीमलाइन फ्लो या एसटीडी फ्लो। इसलिए मैंने बोला कि सच फ्लो ऑफ लिक्विड इन विच एवरी लिक्विड पार्टिकल हैज कांस्टेंट वेलोसिटी एट अ पार्टिकुलर पॉइंट, ऐसा नहीं कि पूरे पाइप में, लेकिन
पूरे पाइप का, पूरे ट्यूब के किसी एक पॉइंट पे क्रॉस करने वाले सारे फ्लूइड पार्टिकल का वेलोसिटी कांस्टेंट होना चाहिए। और वेलोसिटी कांस्टेंट होने का मतलब कि उसका स्पीड और उसका मैग्नीट्यूड दोनों कांस्टेंट होना चाहिए। मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, 20 से पार कर रहा है, 20 से पार किया, पहला फ्लूइड पार्टिकल जिस डायरेक्शन में गया, बाद में आने वाले सारे फ्लूइड पार्टिकल उस पॉइंट पे उसी डायरेक्शन में जाना चाहिए। ना तो मैग्नीट्यूड चेंज होना चाहिए, ना ही डायरेक्शन चेंज होना चाहिए, तब बोला जाएगा वेलोसिटी कांस्टेंट। अब यहां से आपको डेफिनेशन मिल गया, वेरी सिंपल डेफिनेशन। स्ट्रीमलाइन फ्लो किस टाइप के फ्लो को बोलते हैं? सच फ्लो ऑफ लिक्विड, सच फ्लो ऑफ लिक्विड in which the velocity of every fluid particle is constant at a particular point during its flow, called as streamline flow. ध्यान में रखना बच्चे लोग, क्या कांस्टेंट होना चाहिए? वेलोसिटी कांस्टेंट होना चाहिए। और वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेलोसिटी तभी कांस्टेंट होगा जब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम है। 20 मीटर पर सेकंड से पार कर रहा है और जिस डायरेक्शन में पार कर रहा है उस पॉइंट पे सारा फ्लूइड पार्टिकल 20 से ही पार करे और उसी डायरेक्शन में पार करे, डायरेक्शन भी नहीं बदलना चाहिए। तब इस टाइप के फ्लो को हम लोग बोलते हैं स्ट्रीमलाइन फ्लो। राइट कीजिए, फिर आगे बढ़ाते हैं टॉपिक। आई थिंक आप लोग डेफिनेशन लिख लिए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में। हेडिंग डालिए, प्रॉपर्टीज ऑफ स्ट्रीमलाइन फ्लो। प्रॉपर्टीज ऑफ स्ट्रीमलाइन फ्लो। स्ट्रीमलाइन फ्लो की क्या प्रॉपर्टी है? दो प्रॉपर्टी हम आपको बताएंगे, समझिए। प्रॉपर्टी नंबर 1, बेटा हम आपको बताया स्ट्रीमलाइन फ्लो के बारे में कि स्ट्रीमलाइन फ्लो वैसे फ्लो को बोलते हैं जिसमें लिक्विड अगर किसी ट्यूब से बह रहा है, किसी पाइप से बह रहा है, तो किसी एक पार्टिकुलर पॉइंट पे, पूरे ट्यूब का कोई बातचीत नहीं हुआ, एक पार्टिकुलर पॉइंट पे उसका वेलोसिटी कांस्टेंट हो। वेलोसिटी कांस्टेंट होने का मतलब कि एक पार्टिकुलर पॉइंट पे क्रॉस करने वाला सारा का सारा फ्लूइड पार्टिकल जो क्रॉस कर रहा है वहाँ से, उसका वेलोसिटी कांस्टेंट मतलब स्पीड और डायरेक्शन दोनों सेम होना चाहिए। 20 मीटर पर सेकंड से पार कर रहा है तो सारा का सारा पार्टिकल फ्लूइड का जो उस पॉइंट पे पहुंचेगा वो सब 20 से पार करेगा और सब वो पहले वाले पार्टिकल को फॉलो करेगा, उसी के डायरेक्शन में जाएगा, तब हम फ्लो को बोलते हैं स्ट्रीमलाइन फ्लो। अब यहाँ पे समझिए प्रॉपर्टी नंबर 1 क्या बोलता है। प्रॉपर्टी नंबर 1 बोलता है कि द टेंजेंट ड्रॉन at any point on a streamline, the tangent drawn at any point on a streamline in the direction of motion, ये भी बात लिखना होगा। the tangent drawn at any point on a streamline in the direction of flow, in the direction of flow gives the direction of
gives the direction of velocity at that point, उस पॉइंट पे वेलोसिटी का डायरेक्शन देता है। जैसे हम कोई एक पार्टिकुलर स्ट्रीमलाइन की बात करें, ये एक स्ट्रीमलाइन है और भैया इसका डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऐसा है, ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। अब कोई एक पॉइंट बना लो, मान लो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट आपका बी है, एक और पॉइंट हम बना लेते हैं सी है। अब ए पॉइंट पे वेलोसिटी का क्या डायरेक्शन होगा, तो आप सिंपली ए पॉइंट पे टेंजेंट डालो, लेकिन टेंजेंट डायरेक्शन ऑफ फ्लो में होना चाहिए। फ्लो इधर हो रहा है तो ये टेंजेंट, ये हो गया वेलोसिटी एट ए। बी पॉइंट पे अगर आप बात कर रहे हो तो ये हो गया वेलोसिटी का डायरेक्शन बी पॉइंट पे। सी पे बात कर रहे हो तो ये वेलोसिटी का डायरेक्शन हो गया सी पॉइंट पे। आराम से पढ़िए, बोलता क्या है, द टेंजेंट ड्रॉन एट एनी पॉइंट ऑन ए स्ट्रीम लाइन इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो। फ्लो के डायरेक्शन में टेंजेंट डालना है, पीछे टेंजेंट नहीं डालना, टेंजेंट फ्लो के डायरेक्शन में डालना है। गिव्स द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एट दैट पॉइंट, उस पॉइंट पे वेलोसिटी का डायरेक्शन देता है। राइट कीजिए फास्ट। हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं सेकंड प्रॉपर्टी की तरफ। प्रॉपर्टी नंबर 2 जो है अपना, वो बोलता है कि टू स्ट्रीम लाइन्स नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। टू स्ट्रीम लाइन्स नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। टू स्ट्रीम लाइन्स नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। अब क्यों भाई, क्यों का रीजन हम बाद में लिखेंगे, पहले आपको फील करा देते हैं। मान लो ये एक स्ट्रीम लाइन है, इसका डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऐसा है, ओके। ये एक दूसरा स्ट्रीम लाइन है, इसका डायरेक्शन ऑफ फ्लो इस तरह से है। अब ये दोनों बेटा एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, देखो ध्यान से, इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। मान लो कि ये पॉइंट का नाम ए है, तो ए पॉइंट पे वेलोसिटी का डायरेक्शन बताने के लिए आपको तो टेंजेंट डालना पड़ेगा। आप अगर टेंजेंट डालते हो तो एक टेंजेंट तो इस डायरेक्शन में होगा, वेलोसिटी एट ए, दूसरा टेंजेंट आपका इस डायरेक्शन में होगा। दो कर्व है ना भाई, तो दो वेलोसिटी, वेलोसिटी एट ए। अच्छा आप सोचो कि एक ही पॉइंट पे एक वेक्टर का दो डायरेक्शन पॉसिबल है। एक ही पॉइंट पे एक वेक्टर का दो डायरेक्शन तो पॉसिबल नहीं है। या तो फ्लूइड पार्टिकल इस वाले को फॉलो करके जाएगा या फ्लूइड पार्टिकल इस वाले को फॉलो करके जाएगा। बट अगर दो स्ट्रीमलाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर देता है किसी पॉइंट पर, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे उसके पास दो डायरेक्शन है भाई, जो कि संभव नहीं है। इसीलिए बोला जाता है कि टू स्ट्रीमलाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर बिकॉज at the point of intersection, because at the point of intersection there will be two directions, there will be two directions of velocity, there will be two directions of velocity of fluid which is never possible, which is never possible, जो कि कभी संभव नहीं है कि एक पॉइंट पे एक वेक्टर का दो डायरेक्शन हो। इसलिए कभी दो फ्लूइड पार्टिकल एक दूसरे को, दो स्ट्रीमलाइन एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं करेगा। ओके, गॉट द मैसेज, राइट इट फास्ट।
हो गया। चलिए नेक्स्ट जो टाइप ऑफ फ्लो है वो है अपना टर्बुलेंट फ्लो। हेडिंग डाला जाए, टर्बुलेंट फ्लो। बेटा ये टर्बुलेंट फ्लो कैसा है, इसको थोड़ा पहले फील करना पड़ेगा, फिर हम आपको लिख पाएंगे। जैसे आप मान लो कोई नदी इस तरह से बह रही है, ठीक है ना। अब ऐसे नदी बह रहा है, उसके रास्ते में कोई पिलर है, कोई ऑब्स्टेकल है, तो ऑब्स्टेकल से जब ये पूरा पानी टकराएगा तो ऑब्स्टेकल से टकराने के बाद का सीन क्या होगा, तो कुछ फ्लूइड पार्टिकल लेफ्ट जाएगा, कुछ राइट जाएगा, कुछ ऊपर जाएगा, कुछ नीचे जाएगा। मीन्स जो फ्लूइड पार्टिकल है वो अनसर्टेन डायरेक्शन में मूव करेगा। इस टाइप के फ्लो को हम लोग बोलते हैं टर्बुलेंट फ्लो। ठीक है, चलो पिक्टोरियल 2 डायमेंशनल फिगर में समझाने की कोशिश करते हैं। मान लो ये सब लिक्विड पार्टिकल इस तरह से मूव कर रहा था, ये ऐसा मूव करते हुए जा रहा था। अब इसके रास्ते में बच्चा लोग कोई ऑब्स्टेकल मिल गया, कोई पिलर मिल गया, तो पिलर से टकराने के बाद क्या होगा भाई, कुछ फ्लूइड पार्टिकल ये ऐसा निकल गया, कुछ फ्लूइड पार्टिकल इस तरह से चला गया, कुछ यहाँ से बाउंस बैक हो गया, कुछ इधर आ गया। मीन्स यहाँ पे जो लिक्विड आ रहा है उसका अनसर्टेन डायरेक्शन है, पता नहीं किस डायरेक्शन में जा रहा है। तो इस टाइप का जो मोशन है फ्लूइड का, फ्लो है, उसी को हम लोग बोलते हैं टर्बुलेंट फ्लो। मीन्स सच फ्लो ऑफ लिक्विड या फ्लूइड, such flow of fluid in which it moves in uncertain direction, in which it moves in uncertain direction, एकदम uncertain direction में move करने लगता है। when, कब भाई, तो when it strike with any obstacle, when it strike with any obstacle, जब ये किसी ऑब्स्टेकल से, पानी बह रहा है, रास्ते में कोई रुकावट आ गई, अक्सर आप लोग देखते होंगे, नहीं तो गांधी सेतु के नीचे जाके देख लेना आप। बेटा पिलर से टकराने के बाद पानी के का जो डायरेक्शन होता है वो अनसर्टेन हो जाता है, कुछ फ्लूइड पार्टिकल लेफ्ट जा रहा है, कुछ राइट, कोई ऊपर, कोई नीचे। अब कोई जरूरी नहीं कुछ लेफ्ट जा रहा है तो हमेशा लेफ्ट जाएगा, वो लहरिया भी मारना चालू कर देगा। तो ऑब्स्टेकल से टकराने के बाद फ्लूइड पार्टिकल अनसर्टेन डायरेक्शन में मूव करने लगते हैं, और यही जो फ्लो का टाइप है उसको हम लोग बोलते हैं टर्बुलेंट, भयावह, भयंकर, भयानक फ्लो। भाई एकदम मतलब कोई सिक्योरिटी नहीं है कि अब ये फ्लूइड किस डायरेक्शन में मूव करने वाला है, ये किधर भी जा सकता है, इसका अनसर्टेन डायरेक्शन है। तब इस टाइप के फ्लो को हम लोग बोलते हैं टर्बुलेंट फ्लो। वही मैंने लिखा है, सच फ्लो ऑफ लिक्विड या फ्लूइड इन विच इट मूव्स इन अनसर्टेन डायरेक्शन व्हेन इट स्ट्राइक विद एनी ऑब्स्टेकल। फिगर बनाने का कोई नीड नहीं है, फिगर का इतना पार्ट तो सेम रहेगा, बाद में अनसर्टेन डायरेक्शन में आप किसी भी टाइप का डायरेक्शन शो कर सकते हो। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्दी अगले वीडियो में। ठीक है, आप पढ़ाई करते रहो, एंड आप लोग कोई भी प्रॉब्लम है आप सेंड करते हो, मैं उसका रिप्लाई करता ही हूँ जितना पॉसिबल होता है, जितना क्या है पूरा पॉसिबल होता पूरा करता हूँ रिप्लाई। ठीक है बेटा, बढ़िया से पढ़िए, अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो कांटेक्ट कीजिए। थोड़े आपको पता है कि ऑनलाइन मोड ऑफ स्टडी है, आप प्रॉब्लम अभी भेजोगे, मुझे मिलेगा शाम में, मैं रिप्लाई करूँगा तो आपको मिलेगा कल, तो एक डिले है। आप लोग प्रे करो कि पूरा वर्ल्ड अपनी जगह पे आ जाए, सिंक्रोनाइज हो जाए जैसे हम लोग पहले थे। क्लासरूम की स्टडी द बेस्ट स्टडी। ऐसे ऑनलाइन में आपका सिलेबस लगभग कंप्लीट हो गया है। ड्यूरिंग ये कोरोना डेज मैंने आपके लिए पूरा सिलेबस कंप्लीट कर दिया है। कुछ फ्यू टॉपिक्स बचे हैं और एक छोटा सा चैप्टर हिट भी बचा है। वेरी सुन आई विल कंप्लीट। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बी सेफ एट होम, कीप स्टडिंग, मोर एंड मोर स्टडी एट होम। ठीक है, थैंक यू सो मच।